पूरी दुनिया में हर कंट्री की अलग अलग करेंसीज होती हैं और उसका नाम और वैल्यू भी कंट्री के हिसाब से ही होती है। जैसे पाकिस्तान में लेन देन के लिए जिस करेंसी का इस्तेमाल होता है उसे पीकेआर कहा जाता है। जैसे अमेरिका की करेंसी डॉलर होती है, यूके की करेंसी पाउंड और चाइना की करेंसी चाइनीज युआन होती है। इसी तरह हर कंट्री की अलग अलग अपनी करेंसी होती है और इसी तरह इंटरनेट में भी एक करेंसी होती है जिसका इस्तेमाल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए किया जाता है। उस करेंसी का नाम है बिटकॉइन। तो गाइस, मनी इज इक्वल टू वैल्यू और हर गुजरते वक्त के साथ साथ मनी को अलग अलग चीजों से रिप्रेजेंट किया जाता रहा है। जैसे पहले बार्टर सिस्टम था, लोग गंदम के बदले दाल और मुख्तलिफ चीजों के बदले चीजें ले लिया करते थे। फिर उस सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की जरूरत पड़ी तो गोल्ड और सिल्वर के सिक्कों में तजारत शुरू हो गई, लेकिन गोल्ड को भी कैरी करना आसान नहीं था। फिर गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया जिसमें आपको गोल्ड को कैरी करने की जरूरत नहीं थी। आप अपना गोल्ड गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवाते थे और उसके बदले में आपको एक रिसीप्ट मिलती थी और उसी रिसीप्ट की बेसिस पर आप ट्रांजैक्शंस कर सकते थे और फिर वही रिसीप्ट आगे चलकर पेपर मनी में कन्वर्ट हुई और लोगों ने पेपर करेंसी पर ट्रस्ट किया। आप उस नोट को लेकर कहीं जाते थे तो आपको वैल्यू मिलती थी। लेकिन अगर ऐसा है तो गवर्नमेंट ज्यादा नोट छापकर सबकी प्रॉब्लम्स क्यों नहीं सॉल्व कर देती? मान लीजिए किसी ने 1 किलो राइस बेचने हैं और उसको लेने वाले जितने भी लोग हैं उन सब के पास 1 लाख रुपए हैं, तो वो राइस उसको मिलेंगे जिसके पास 1 लाख से ज्यादा हैं। तो ऑटोमेटिकली 1 किलो राइस की कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा हो गई। तो गवर्नमेंट नोट छाप कर सबको बांट भी दे तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी, उससे सिर्फ और सिर्फ प्राइस बढ़ेगी। प्रॉब्लम सॉल्व तब होगी जब रिसोर्सेज पूरे होंगे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पेपर मनी डिजिटल मनी में कन्वर्ट होने लगी और पहली डिजिटल करेंसी बनी जिसका नाम है बिटकॉइन। बिटकॉइन की इन्वेंशन हुई 31 अक्टूबर 2008 को, जब एक इंसान जिसका नाम है सतोशी नाकामोटो, उन्होंने इंटरनेट पर एक पेपर पब्लिश किया जिसमें कुछ यूं लिखा: A version of electronic cash that would allow payments sent to the directly from one party to another party without going through a financial institution। जिसका मतलब हुआ कि क्यों ना कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम बनाया जाए जिससे एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांजैक्शंस और बिना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के इंटरफेरेंस से किया जाए। और फिर 2009 में इसकी शुरुआत हुई। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी होती है जैसे बाकी करेंसीज होती हैं, जैसे डॉलर, रुपया वगैरह। ठीक उसी तरह बिटकॉइन भी एक डिजिटल करेंसी है। ये बाकी करेंसी से बिल्कुल अलग होती है क्योंकि बिटकॉइन को ना हम देख सकते हैं और ना ही उसे पैसों की तरह छू सकते हैं। हालांकि बिटकॉइन से हम जब भी चाहें बहुत कुछ खरीद सकते हैं। दो लोगों के दरमियान इसे एक्सचेंज कर सकते हैं। जिसके पास भी बिटकॉइन होता है वो उसे ऑनलाइन वॉलेट में स्टोर करके रखता है। बिटकॉइन बैंकिंग सिस्टम से बिल्कुल अलग है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी रुपए को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनिटर करता है, डॉलर को अमेरिका का सेंट्रल बैंक मॉनिटर करता है और इसी तरह हर कंट्री का मुतलका अदारा होता है। लेकिन बिटकॉइन को कोई भी मॉनिटर नहीं करता। ये किसी भी कंट्री, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर नहीं आता, यानी कि इसका कोई मालिक नहीं होता। बिटकॉइन को 2009 में ग्लोबल पेमेंट के रूप में जारी किया गया था और तब से लेकर आज तक इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। 2009 में इसकी कीमत सिर्फ 5 सेंट थी और आज इसकी कीमत $35,000 तक जा चुकी है, जबकि ये अपना ऑल टाइम हाई $69,000 तक जा चुका है। इसमें सबसे ज्यादा तेजी तब आई जब दुनिया का अमीर तरीन आदमी एलॉन मस्क ने इसे अडॉप्ट किया और टेस्ला कंपनी में एज अ पेमेंट के तौर पर अप्रूव कर दिया। इसके अलावा माइकल सेलर, जो कि माइक्रो स्ट्रेटेजी कंपनी के सीईओ भी हैं, उन्होंने भी 1 लाख से ज्यादा बिटकॉइन होल्ड कर रखे हैं। इसके अलावा बहुत सी इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं जैसे ग्रे स्केल, गैलेक्सी डिजिटल और फॉर्ब्स वगैरह ने भी बिटकॉइन में अच्छी होल्डिंग्स बना रखी है। और इसी तरह अब रिसेंटली ब्लैक रॉक, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, उसने भी बिटकॉइन ईटीएफ के लिए अप्रूवल मांग रखा है। और अगर ब्लैक रॉक के ईटीएफ अप्रूव हो गए तो बिटकॉइन की कीमत कहां जाएगी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है और ये अगर बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बिटकॉइन का ऊपर जाना तय है। बिटकॉइन 2008 में एक इंसान का सिर्फ आइडिया था, लेकिन आज बिटकॉइन पर लाखों करोड़ों की ट्रेडिंग होती है। वैसे अगर देखें तो स्टार्ट में सिर्फ कुछ ही कंपनीज थी जो बिटकॉइन को पेमेंट के तौर पर एक्सेप्ट करती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से बहुत से इंडस्ट्रियल सेक्टर्स और सैकड़ों हजारों वेबसाइट्स कंपनीज हैं जो कि बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रही हैं। प्लेन के टिकट्स, होटल की बुकिंग्स, होटल रूम्स, इलेक्ट्रॉनिक कार्स,
कॉफीज और कई मुल्कों में तो ग्रोसरी स्टोर्स पर भी पेमेंट बिटकॉइन में हो रही हैं। बिटकॉइन के फायदे देखे जाएं तो आम डेबिट और क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शंस करने के लिए कुछ टाइम लग जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इस वजह से लोगों में इसका रुझान बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा ये सेफ और फास्ट भी है। किसी क्रेडिट कार्ड की तरह इसमें कोई लिमिट नहीं होती और ना ही नकदी या हार्ड कैश को लेकर घूमने फिरने की प्रॉब्लम है। बायर और सेलर की पहचान का खुलासा किए बिना पूरे बिटकॉइन नेटवर्क का पता किया जा सकता है और ये भी बहुत फास्ट होता है और इसको पूरी दुनिया में बाय सेल किया जा सकता है और इसकी कोई लिमिट नहीं होती। मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं और अमेरिका में किसी रिश्तेदार के लिए कोई चीज खरीदनी है या इन्वेस्टमेंट करनी है और उसको 10 लाख रुपए पाकिस्तान से भेजने हैं, तो अगर आप बैंक या वेस्टर्न यूनियन का इस्तेमाल करेंगे तो काफी ज्यादा टाइम और चार्जेस लगेंगे, जबकि बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन से ना ही ज्यादा टाइम और ना ही ज्यादा पैसा लगेगा। बिटकॉइन को इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आज इसमें लाखों करोड़ों की ट्रेडिंग हो रही है, इसलिए इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करना भी सही है और साथ ही साथ काफी सिक्योर भी रहता है, क्योंकि बिटकॉइन किसी गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशन के अंडर नहीं है। मिसाल के तौर पर आपने अपना पैसा किसी बैंक में रखवा लिया और वो बैंक आपके पैसों से कारोबार करते हैं, यानी कि आप अपने पैसे बैंक को देकर उन्हें ये इजाजत दे देते हैं कि वो आपके पैसों को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकें और बैंक इन्हीं पैसों से इंडिविजुअल और कंपनीज को लोन देते हैं, जिससे फायदा होने पर बैंक हमें इंटरेस्ट भी देते हैं। लेकिन कई बार बैंक्स कुछ कंपनीज को इर्रेगुलर तरीके से लोन दे देते हैं और जब वो कंपनी से पैसे वापस नहीं ले पाते तो बैंकरप्ट हो जाते हैं और उसका शिकार हम जैसे डिपॉजिटर और गरीब अवाम बनते हैं। हाल ही में हमने देखा जैसे यस बैंक और कुछ और बैंक्स बैंकरप्ट हुए तो अवाम को बहुत नुकसान हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बिटकॉइन सही है। जहां बिटकॉइन के फायदे हैं तो वहां बिटकॉइन के नुकसान भी हैं। जैसे बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन एनक्रिप्टेड होता है और गवर्नमेंट और एजेंसीज का उसे ट्रैक करना आसान नहीं होता, इसलिए इससे मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामलात बढ़ने लगे हैं और बहुत से स्मगलर्स और ड्रग डीलर्स भी इसे इस्तेमाल करने लगे हैं। जैसे कि बिटकॉइन को कंट्रोल करने के लिए कोई गवर्नमेंट और अथॉरिटी तो होती नहीं है, तो बिटकॉइन की कीमत में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव होता है, तो ये रिस्की हो सकता है। इसलिए इसमें एंटर होने से पहले पूरा नॉलेज ले लें। इसके अलावा अगर आपका अकाउंट हैक हो जाए तो आप अपने सारे बिटकॉइन खो देते हैं, आप उसे दोबारा वापस नहीं ला पाएंगे और ना ही उसमें कोई आपकी हेल्प कर पाएगा, क्योंकि कोई भी सरकारी या गैर सरकारी तौर पर इसका जिम्मेदार नहीं है। बिटकॉइन को हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करके रख सकते हैं और इसे रखने के लिए बिटकॉइन वॉलेट्स की जरूरत होती है, जैसे डेस्कटॉप वॉलेट, मोबाइल वॉलेट, किसी एक्सचेंज का वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट और डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स में भी रख सकते हैं। तो गाइस, बिटकॉइन के बारे में हमने कोशिश की कि आपको आसान तरीके से समझा सकें। नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में मिलेंगे, सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड देखते रहिए क्रिप्टो आज तक।